तो दोस्तों आज हम लोग जो है घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास देखेंगे। दोस्तों घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास काफ़ी रुकी हुई थी क्योंकि यूपीएसएससी पेट का एग्जाम आया था, तो हम सोचे थे कि पेट के जो बुक है उसको पढ़ा दिया जाए। तो दोस्तों आज से हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो रिमेनिंग क्लास है उसको कंप्लीट कर देंगे, फिर उसके बाद जियोग्राफी हम लोग शुरू करेंगे। तो दोस्तों हम लोग इससे पहले वाले क्लास में देखे थे द्वितीय विश्व युद्ध। तो दोस्तों जब द्वितीय विश्व युद्ध देखे थे, तो अभी जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह देखेंगे 1940। तो दोस्तों जो हमारे अब जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं वो जाएं, घटना चक्र मॉडर्न हिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट है, उसमें से पिछली सभी वीडियो देखें तो एक लिंक मिलेगा। तो दोस्तों हम आज जानेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों प्रारंभ हुआ था, जो कि 1940 में हुआ था। तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हो गया। फिर इसके ये जब प्रारंभ हुआ तो इसमें जो है इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने बिना भारतीयों से पूछे ही जो भारतीय सैनिक थे उनको जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। तो जो ब्रिटेन है यह भारतीय सैनिक को बिना ब्रिटेन से पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया, जिससे जो भारतीय थे वे बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि ऐसा काम जो है ब्रिटेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी किया था, जो कि 1914 से 1918 में हुआ था। जो प्रथम विश्व युद्ध था वह 1914 से 1918 में हुआ था। तो ऐसा काम जो है ब्रिटेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी किया था कि भारतीयों को जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। और इसमें गांधी जी ने ब्रिटिशर्स का काफी मदद किया था। वे गांधी जी ये सोचे थे कि अगर ये जो सैनिक हैं, अगर हम ब्रिटिशर्स का मदद करेंगे तो हो सकता है प्रथम विश्व युद्ध जीतने पर ये ब्रिटिशर्स हमको आजाद कर देंगे, किंतु ऐसा हुआ नहीं। इसी के जब गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को भर्ती कराएं, तो इसीलिए जो भारतीय जो गांधी जी ने इनको जो है भर्ती कराने वाला सर्जेंट बोला। ब्रिटिशर्स गांधी जी से बहुत खुश थे, बट गांधी जी को जो रिजल्ट निकला इसका नल एंड वाइड निकला। तो इसी से गांधी जी तथा अन्य भारतीय क्रोधित होकर के वो बोले कि जो गलती हमने प्रथम विश्व युद्ध में किया था वे गलती हम द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1 सितंबर 1939 में वो नहीं करेंगे। तो इसी को मनाने के लिए, कांग्रेस को मनाने के लिए दोस्तों, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो कांग्रेस है, कांग्रेस को मनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट अगस्त प्रस्ताव लाई। आप सीक्वेंस समझिए, उसी को मनाने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वह अगस्त प्रस्ताव लाई, ताकि जो है ये भारतीय जो विरोध कर रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए, तो इनको जो है इनके सामने एक प्रस्ताव रखा जाए ताकि ये समझ जाएं और जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो जाएं। तो अगस्त प्रस्ताव क्या था दोस्तों? तो अगस्त के प्रस्ताव के बारे में हम लोग जानेंगे कि अगस्त प्रस्ताव क्या था। तो दोस्तों अगस्त प्रस्ताव जो था वह 1940 में आया था। तो जब ब्रिटेन ने भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था, जिससे कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने के पश्चात मार्च 1940 में मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है वर्तमान झारखंड के रामगढ़ में हुआ। तो जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे उन्होंने जो है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में किया, जिसे रामगढ़ अधिवेशन कहा जाता है। यह रामगढ़ झारखंड में है। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिशर्सों का सहयोग प्रदान करने के लिए उनके समक्ष एक शर्त प्रस्तावित रखा। तो कांग्रेस ने क्या कहा कि भाई हम भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करेंगे, बट हमारा कुछ कंडीशन है, अगर उस कंडीशन को आप फुलफिल करेंगे तो शर्त यह थी कि ब्रिटिश सरकार को केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करनी होगी। तो जो कांग्रेस क्या थी यह बोलती थी कि भाई आप हमें केंद्र में जो है राष्ट्रीय सरकार की, राष्ट्रीय जो सरकार है उसके गठन की जो है मंजूरी दीजिए। किसमें? केंद्र में, प्रांतों में नहीं दोस्तों, केंद्र में, क्योंकि यह प्रांतों में दे चुके थे। तो जो कांग्रेस की डिमांड थी कि कांग्रेस ने ब्रिटिश को केंद्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की शर्त पर द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। तो इसके प्रति उत्तर में 8 अगस्त 1940 को युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड लिनलिथिगो, उस समय का जो गवर्नर जनरल कौन था, वह जो लॉर्ड लिनलिथिगो था, उसने जो है 8 अगस्त 1940 का 8 अगस्त 1940 8 अगस्त 1940 को युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से लॉर्ड लिनलिथिगो ने कांग्रेस के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। इसी प्रस्ताव को जो है अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इस प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान थे, तो यह जो प्रस्ताव था, जो ये कांग्रेस की डिमांड थी
इसके प्रति उत्तर में ये जो है अगस्त प्रस्ताव है। प्रति उत्तर में ब्रिटिश सरकार ने युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त 1940 में प्रस्ताव रखा, जिसमें युद्ध के पश्चात प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना की बात कही जाए। तो इसमें जो ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई हम अगस्त प्रस्ताव में वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, इसमें भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ा देंगे तथा युद्ध की जो परामर्शदात्री वार एडवाइजरी काउंसिल का गठन करेंगे। मतलब कि वार एडवाइजरी की जो कमेटी है, इसका काम होगा कि कभी भी युद्ध हो तो वह सुझाव दे कि युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर तीसरा जो है, भारत के लिए संविधान का निर्माण करना मुख्य रूप से भारतीयों की जिम्मेदारी होगी और इसके लिए युद्ध के पश्चात प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना की जाएगी। तथा इस अगस्त प्रस्ताव में यह भी आश्वस्त किया गया था, अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया गया था कि भारत का शासन किसी भी ऐसे वर्ग को नहीं सौंपा जाएगा जिसकी सत्ता को भारत के राष्ट्रीय जीवन के विशाल और शक्तिशाली तत्व अस्वीकार करते हों। फिर इस भारत के विभिन्न वर्ग और संप्रदाय भारत को राष्ट्रमंडल बनाने में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करेंगे, अर्थात जो भारत है यह विश्व युद्ध में ब्रिटेन को पूर्ण रूप सहयोग करेगा। तो बट यह कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा। इसके जो अगस्त प्रस्ताव था, इसके प्रति उत्तर में कांग्रेस ने क्या बोला, कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के जो गठन की मांग है उसको जो है नहीं माना गया था। और मुस्लिम लीग ने इसके प्रति उत्तर में क्या किया, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार न किए जाने के कारण उसने भी जो है अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। फिर इसके बाद हुआ क्या दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव स्वीकार होने के बाद गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, दो लोगों का मत था। तो जो गांधी जी का मत था, गांधी जी का मत ये था, तो जो सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस का ये मत था कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा है, इसमें जो ब्रिटेन के दुश्मन देश है हमें उनकी मदद करना चाहिए और उनकी मदद से भारत को आजाद कर लेना चाहिए। बट जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी का क्या मत था, गांधी जी बोलते थे कि भाई अगर हमारे दुश्मन भी खराब परिस्थिति में हो तो हमें इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, कि हमें अपने दुश्मन को जो है खराब परिस्थितियों में उसका फायदा लेकर के हम आजाद हो गए, और आजाद भी हो गए तो ऐसे आजादी का क्या मतलब। तो इसी जो है सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के जो खेमे में मतभेद था, तो गांधी जी ने यह डिसीजन लिया कि अब द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ भारतीय सैनिक शामिल हो गए हैं, तो हमें गांव-गांव में यह जाकर के प्रचार करना है कि हम लोग जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं हो रहे हैं, यह अंग्रेज जबरदस्ती हम लोगों को शामिल कर रहे हैं, जिससे एक मूवमेंट या आंदोलन तैयार होगा। इसी जो गांव-गांव में जाकर के लोगों को बताना कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं हो रहे हैं, ये अंग्रेज हमको जबरदस्ती शामिल कर रहे हैं, तो इसी को जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा गया। तो क्या कहा गया, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसे कहा गया, कि जब गांव-गांव में जाके बताना कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं हो रहे हैं, इसी को व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा गया, जो कि 1940 में हुआ था। तो दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कांग्रेस द्वारा जो विश्व युद्ध में स्वयं को अलग सिद्ध करने एवं अगस्त प्रस्ताव के विरोध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के उस दावे को गलत सिद्ध किया गया जिसमें उसने कहा था कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ है। व्यक्तिगत सत्याग्रह ब्रिटिश नीतियों के प्रति नैतिक विरोध का एक तरीका था। इसमें अहिंसा के पालन पर विशेष बल दिया गया था तथा कुछ चुनिंदा व्यक्तियों ने ही सत्याग्रह की अनुमति, जो कुछ चुनिंदा व्यक्ति थे उनको ही जो है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की अनुमति दी थी। सत्याग्रह की जो विचारधारा है, सत्याग्रह की विचारधारा 17 अक्टूबर 1940 को, जो ये व्यक्तिगत सत्याग्रह है, इसकी विचारधारा 17 अक्टूबर 1940 को जो पावनार जो 17 अक्टूबर 1940 को पावनार आश्रम, जो पावनार आश्रम है, यह पावनार आश्रम कहाँ है, यह वर्धा में है। तो जो पावनार आश्रम वर्धा में है, यहाँ से जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन के जो पहले सत्याग्रही थे, तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे वे थे विनोबा भावे। तो इसके पहले सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। इस सत्याग्रह में गांधी जी द्वारा चुने गए कुछ विशेष कांग्रेसी नेता युद्ध विरोधी भाषण और गिरफ्तारियां देने की रणनीति पर कार्य करते थे। 17 दिसंबर 1940 को इस सत्याग्रह को स्थगित कर दिया गया। तो इस सत्याग्रह के बारे में हम शॉर्ट में देखेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था। तो दोस्तों आइए यहाँ हम व्यक्तिगत सत्याग्रह शॉर्ट में देखेंगे।
पीपीटी के माध्यम से। तो दोस्तों जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी बोला जाता है। तो पूछा जाता है कि दिल्ली चलो आंदोलन किसे बोला जाता है, तो इसे जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन बोला जाता है, कि जो कि 1940 में हुई थी। तो यह सत्याग्रह क्यों आया था? यह सत्याग्रह इसलिए आया था क्योंकि इसमें जो है अगस्त प्रस्ताव का विरोध किया गया था कांग्रेस द्वारा एवं जो है मुस्लिम लीग द्वारा, ब्रिटिश द्वारा भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित करना। इस सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? इस सत्याग्रह का जो उद्देश्य था भारतीयों को युद्ध के प्रति असहमति का प्रचार करना तथा नैतिक विरोध प्रदर्शन करना। तो 17 दिसंबर 1940 को इस सत्याग्रह को स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद जो है इस सत्याग्रह को जो है 17 दिसंबर 1940 को स्थगित कर दिया गया। फिर उसके बाद जो इसका सेकेंड स्टेप था वह जो 5 जनवरी, देखिए इसका जो प्रथम चरण है वह जो 17 दिसंबर 1940 को स्थगित कर दिया गया, जिसे 5 जनवरी 1941 को जवाहरलाल नेहरू ने पुनः प्रारंभ किया। तो पूछा जाता है कि द्वितीय बार किसने प्रारंभ किया? तो द्वितीय जो सत्याग्रही थे वे जवाहरलाल नेहरू थे। यह प्रारंभ कब किए थे? यह प्रारंभ किए थे 5 जनवरी 1941 को जो है इन्होंने प्रारंभ किया था। इस आंदोलन के द्वितीय चरण में 20,000 से अधिक सत्याग्रहियों का गिरफ्तार किया गया। तो जो द्वितीय चरण थे इसमें जो 20,000 से अधिक जो सत्याग्रही थे उनको गिरफ्तार किया गया। इस आंदोलन के जो तृतीय सत्याग्रही थे, तो इसमें 3 सत्याग्रही थे। जो प्रथम सत्याग्रही थे वे विनोबा भावे थे, द्वितीय सत्याग्रही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तथा तृतीय सत्याग्रही जो था वह जो थे ब्रह्मदत्त थे। तो ये सत्याग्रही जो है अगस्त प्रस्ताव का विरोध करते हुए जन जागरूकता फैलाते हुए ब्रिटिश द्वारा भारत को युद्धरत देश घोषित किए जाने के निर्णय का प्रतिकार करते हुए गांव-गांव गली-गली होकर दिल्ली की ओर बढ़ते थे। इसलिए यह आंदोलन दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दिल्ली चलो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि लोग जो है गांव-गांव अवेयर करते हुए भाई हम द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं शामिल है, यह अवेयर करते हुए जो है दिल्ली की तरफ बढ़ते थे। तो आइए अब हम लोग जो है घटना चक्र का नोट्स देखेंगे। तो दोस्तों घटना चक्र का नोट्स में आज हम पढ़ेंगे। तो अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत थी वह 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी। जो विनोबा भावे थे, विनोबा भावे इसके प्रथम सत्याग्रही थे, तथा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके दूसरे सत्याग्रही थे। जो सर्वोदय शब्द है, सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। तो पूछा जाता है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो यह महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना किया गया। तो जो सर्वोदय शब्द है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। जबकि जो सर्वोदय समाज है दोस्तों, यहाँ कंफ्यूजन होता है जब समाज की बात आ जाएगी। तो सर्वोदय समाज जो है विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों का, जो विनोबा भावे थे वह जो है सर्वोदय समाज की स्थापना की। यह सर्वोदय समाज की स्थापना क्यों की? क्योंकि इसमें इसके थ्रू जो गांधी जी के आदर्शों के प्रचार करने के लिए। तो आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो पूछ रहा है कि जो महात्मा गांधी थे उनके द्वारा जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो अगस्त प्रस्ताव जो था, अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत थी वह 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी। विनोबा भावे इसके प्रथम सत्याग्रही थे। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दोस्तों जो व्यक्तिगत सत्याग्रह थे इसमें 3 सत्याग्रही थे। जो पहले सत्याग्रही थे वे जो विनोबा भावे थे, विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही जो थे वे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तथा तीसरे सत्याग्रही थे वे जो ब्रह्मदत्त थे। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? तो पूछ रहा है कि जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था इस आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह थे इसके जो प्रधान सत्याग्रही थे विनोबा भावे, फिर द्वितीय सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तृतीय सत्याग्रही थे जो कि ब्रह्मदत्त। तो इसके प्रधान सत्याग्रही के बारे में पूछ रहा है, तो यह जो थे विनोबा भावे थे। इसका ऑप्शन सी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह यह विनोबा भावे ने प्रारंभ किया 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था इसमें जो विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। जो दूसरे सत्याग्रही थे वे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे, जबकि तीसरे सत्याग्रही थे वे जो थे ब्रह्मदत्त थे। तो दोस्तों यह जो व्यक्तिगत सत्याग्रह को एक और नाम से भी जाना जाता है, इस सत्याग्रह को जो है दिल्ली चलो नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रही में लोग जो है गांव गांव में जाकर के अवेयर करते थे कि भाई हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं है। यह अवेयर करते हुए ये लोग जो दिल्ली की ओर प्रस्थान करते थे। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, तो दूसरा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरा जो थे वे ब्रह्मदत्त थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया। तो पूछ रहा है कि जो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह था इसको विनोबा भावे ने कहां से प्रारंभ किया। तो अगस्त प्रस्ताव जो कि 1940 में आया था, उस अगस्त प्रस्ताव की असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 17 अक्टूबर 1940 को 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। यह आंदोलन जो है पवनार आश्रम जो कि महाराष्ट्र में है वहां से जो है यह आंदोलन चालू किया गया। इसका ऑप्शन सी सही है। तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जो सर्वोदय शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया, तथा महात्मा गांधी के आदर्शों का प्रचार करने के लिए जो सर्वोदय समाज है, जो सर्वोदय समाज है इसकी स्थापना जो है सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे ने किया था। तो जो सर्वोदय समाज है इसकी स्थापना विनोबा भावे ने किया था। तो अगर सर्वोदय पूछा जाएगा तो महात्मा गांधी ने किया था, जबकि सर्वोदय समाज पूछा जाएगा तो सर्वोदय समाज क्या था। यह महात्मा गांधी के आदर्शों का प्रचार करने के लिए सर्वोदय समाज था, इसकी स्थापना विनोबा भावे ने किया था। तो यहाँ जो सर्वोदय शब्द पूछा गया इसलिए जो है इसका ऑप्शन ए होगा महात्मा गांधी। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए कथनों में जिनमें एक अभिकथन ए दूसरे में कारण आर है, तो इसमें जो है कथन ए और कारण आर को देखना है कौन सा सही है एवं कौन सा गलत है। तो कथन ए बोल रहा है कि जो अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों के साथ सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। तो हाँ, अक्टूबर 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के शामिल होने के विरोध में जो है गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों के साथ सीमित सत्याग्रह करने का आह्वान किया। तो ये कथन ए सही है, जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह बोला जाता है। कारण आर, यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे। नहीं, ऐसा कोई गांधी जी का मानना नहीं था कि ब्रिटेन का जो युद्ध प्रयास है उसको ठेस पहुंचाया जा सके। तो अगस्त प्रस्ताव को पूर्णतया एक्सेप्ट न करने के बाद 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने कुछ चुनिंदा व्यक्तियों द्वारा सीमित सत्याग्रह, जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा जाता है, वह प्रारंभ किया गया। सत्याग्रह को सीमित रखा गया ताकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में बड़े पैमाने पर उथल पुथल के कारण ब्रिटेन को शर्मिंदा न होना पड़े। जबकि गांधी जी ये सोचते थे कि भाई ब्रिटेन हमारे कार्यों से शर्मिंदा न हो, क्योंकि अगर हमें आजाद ही होना है तो ब्रिटेन की मजबूरियों का फायदा उठा करके नहीं आजाद होना। ऐसे आजादी का मतलब क्या है। तो कारण आर गलत है, तो इसका कथन ए सही होगा, ओनली कथन ए। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ए सत्य है परंतु आर गलत है। तो अगस्त प्रस्ताव को पूर्णतया अस्वीकार करने के बाद 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने कुछ चुनिंदा व्यक्तियों द्वारा सीमित सत्याग्रह या व्यक्तिगत सत्याग्रह का आह्वान किया। सत्याग्रह को सीमित रखा गया ताकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में बड़े पैमाने पर उथल पुथल के कारण ब्रिटेन को शर्मिंदा न होना पड़े। तो नेक्स्ट जो है दोस्तों टॉपिक क्रिप्स मिशन है। तो हम लोग क्रिप्स मिशन भी देखेंगे इसी क्लास में। तो जो क्रिप्स मिशन है यह 1942 में आया था। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन की हम लोग देखेंगे क्रिप्स मिशन, इसके बारे में घटना चक्र का नोट्स पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे क्रिप्स मिशन की भूमिका, क्रिप्स मिशन क्यों आया था, आखिर क्रिप्स मिशन की जरूरत क्यों पड़ी।
तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की निरंतर कमजोर स्थिति ने ब्रिटेन पर यह दबाव बढ़ा दिया कि वह भारतीय जनता के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें, ताकि युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया जा सके। तो दोस्तों, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय जो ब्रिटेन की हालत या मित्र राष्ट्रों की हालत इतनी पतली हो गई थी, जापान इतना आगे तक बढ़ गया था। तो मान लीजिए ये भारत है, तो जापान यहाँ तक आते आते यहाँ तक आ गया था। तो जो मित्र राष्ट्र थे वे सोचे हम हार जाएंगे, और ब्रिटेन को क्यों न भारतीयों का सहयोग करके इस युद्ध को जीतना चाहिए। तो जो मित्र राष्ट्र के अन्य जो देश थे, जैसे चाइना था, अमेरिका था, वह ब्रिटेन पर यह दबाव डाला कि भाई आप भारतीयों को किसी भी तरह खुश करके जो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करवाइए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी दबाव के चलते उस समय के जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, जो उसने जो है ये क्रिप्स मिशन भेजा। यह क्रिप्स मिशन कब भेजा? जब अगस्त प्रस्ताव जो है असफल हो गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की निरंतर कमजोर स्थिति ने ब्रिटेन पर यह दबाव बढ़ा दिया कि वह भारतीय जनता के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें, ताकि युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त किया जा सके। इसलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, उस समय जो प्रधानमंत्री था उसका नाम क्या था? विंस्टन चर्चिल। तो इस प्रधानमंत्री का नाम था विंस्टन चर्चिल। इस विंस्टन चर्चिल ने यह घोषणा की कि वे स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? स्टैफर्ड क्रिप्स, इसका नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजेंगे। इस मिशन का कार्य है भारत के राजनीतिक और वैधानिक गतिरोधों को दूर करना। इस हेतु मार्च 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके जो प्रमुख प्रावधान है वे इस प्रकार है। क्रिप्स मिशन का प्रावधान क्या था कि युद्धोपरांत, युद्ध के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, तो एक भारतीय संघ की स्थापना होगी, जिसे अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा, मतलब डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। अर्थात अधिराज्य मतलब क्या होता है दोस्तों, कि मतलब हम लोग शासन तो अपने ऊपर करेंगे, लेकिन इनके जो मेन पावर होगा वह ब्रिटेन के पास होगा। साथ ही भारत यदि चाहे तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के संबंध से विच्छेद भी कर सकेगा। फिर दूसरा इनका क्या था कि युद्धोपरांत एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत की प्रांतीय विधायिकाओं के निम्न सदनों के सभी सदस्य मिलकर एक निर्वाचक मंडल का गठन करेंगे। फिर प्रांतीय विधायिकाओं के सदस्य से बना यह निर्वाचक मंडल समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर संविधान सभा का चुनाव करेगा। इसके अतिरिक्त संविधान सभा के कुछ सदस्य शासकों द्वारा नामांकित देशी रियासतों के प्रतिनिधि किए जाएंगे। तो जो क्रिप्स मिशन था, इस क्रिप्स मिशन था, इसका कुल मिला जुला के यही प्रयास था कि किसी भी तरह भारतीयों को जो है युद्ध में शामिल कराया जाए। तो आइए घटना चक्र का हम लोग नोट्स देखते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्तियों को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया। इस मिशन ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। तो दोस्तों, जो द्वितीय विश्व युद्ध था, इसमें जो है जापान की इतनी शक्ति बढ़ गई थी कि वह बहुत आगे बढ़ रहा था। यहाँ तक कि अमेरिका का जो पर्ल हार्बर था, वहां का बंदरगाह भी उड़ा दिया था। तो अमेरिका, चीन और जो ऑस्ट्रेलिया थे, इन्होंने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि आप भारत को किसी भी तरह मनाइए और उनके सैनिकों को जो है भारत जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें शामिल करिए। तो यह मनाने के क्रम में जो है अंग्रेजों ने पहले अगस्त प्रस्ताव भेजा, बट वह अगस्त प्रस्ताव सफल नहीं हुआ। तो उसके बाद जो है अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन भेजा। तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा, जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। तो जो डोमिनियन अधिराज्य है वह किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। दूसरा, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने दूसरा, इस क्रिप्स मिशन में यह कहा गया कि भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़े के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो इस संविधान निर्मात्री में कौन शामिल होगा? वह जो निर्वाचित सदस्य तथा देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा।
नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। चौथा, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर स्थिति चेक या पोस्ट डेटेड चेक बोला था। तो जो महात्मा गांधी थे इसे उत्तर स्थिति या पोस्ट डेटेड चेक बोला था। महात्मा गांधी ने इसे, जो क्रिप्स मिशन था, इसे पोस्ट डेटेड चेक इसलिए बोला था क्योंकि महात्मा गांधी जानते थे कि यह ब्रिटेन तो खुद बर्बाद होने वाला है, तो ऐसे बैंक का क्या मतलब जो खुद बर्बाद हो गया और हमें चेक दे के भाई आप पैसा ले लीजिए। तो इसीलिए इसको पोस्ट डेटेड चेक बोल रहे हैं कि इस ब्रिटेन की गारंटी का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यह जो खुद परेशान है या खुद हार रहा है तो ये हमें आजाद क्या करेगा। तो इसीलिए जो है इसको जो पोस्ट डेटेड चेक बोला था किसको, क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार जो थे वे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद थे। तो जो क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन और जो कांग्रेस के प्रतिनिधियों का बैठक हुआ था उसमें कांग्रेस की तरफ से कौन था, वह जो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया। तो जो भारत में क्रिप्स मिशन है वह पूछ रहा है किस वर्ष आया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्तियों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु जो मार्च 1942 में आया था। कब आया, मार्च 1942 में। इसका ऑप्शन बी सही है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो स्टैफर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे। तो पूछ रहा है कि जो ब्रिटानिया सरकार है या ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके प्रस्तावों के प्रारूप की घोषणा जो स्टैफर्ड क्रिप्स लाए थे उसमें क्या क्या सम्मिलित थे। तो उसमें जो है पहला था, उसमें देखना है कि क्या क्या सम्मिलित थे, वही में देखना था। तो इसमें सम्मिलित थे कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट की दर्जा दी जाएगी, तो हाँ ये सम्मिलित था। दूसरा कि सभी प्रांतों एवं राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होगा, हाँ ये भी सही था। तीसरा कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। यही जो है ब्रिटिशर्स में ये भी सम्मिलित था, क्योंकि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि भारतीय जो है यूनाइट होकर के रहें, ताकि जिससे जो जितने रजवाड़े थे वे इसी का जो ये स्टेटमेंट है इसी का फायदा लेकर के अलग होना चाहते थे। जो चौथा था कि भारत का संविधान भारत के जनता द्वारा निर्मित किया जाए, तो ये भी सम्मिलित था। तो इसका ये सभी सम्मिलित थे, तो इसका ऑप्शन डी होगा, सभी चारों। स्टैफर्ड क्रिप्स ने मार्च 1942 में भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थी। पहला क्या थी कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। दूसरा, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तीसरा, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। चौथा, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू क्या था। तो पूछ रहा है कि जो 1942 था उसमें क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू क्या था। तो जो 1942 था, 1942 में क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू क्या था। तो इसमें जो क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना एवं उसे डोमिनियन पद प्रदान करना था। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। तो युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन का दर्जा, हाँ ये था, क्रिप्स मिशन का ऐसा वादा था, युद्ध समाप्त होने के बाद आपको हम डोमिनियन का दर्जा देंगे। दूसरा, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, ये भी था। सी, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व था, नहीं ऐसा कोई बात नहीं था। क्रिप्स मिशन में हिंदू और मुसलमान की कोई बात नहीं कही गई थी।
तथा डी कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो वे जो भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। तो डी भी सम्मिलित था। तो कौन सा सम्मिलित नहीं था? तो इसका ऑप्शन सी होगा, यही सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैफर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जो द्वितीय विश्व युद्ध था इसके बाद जो भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी सही है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था इसके बाद हम भारत को डोमिनियन स्टेट्स दे देंगे। इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है? तो यह महात्मा गांधी के ने कहा था। महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था कि जैसे कोई बैंक बर्बाद होने वाला हो और वो किसी को चेक दे कि भाई हम आपको इतने पैसे दे देंगे, लेकिन बाद में वो बैंक बर्बाद हो जाए तो उस बैंक के चेक का क्या मतलब है? तो उसी प्रकार जब ब्रिटेन ने जो है क्रिप्स मिशन भारत भेजा था तो महात्मा गांधी ने बोला था कि भाई ब्रिटेन तो खुद बर्बाद हो रहा है, वो हमें क्या आजाद करेगा और उसकी गारंटी का हम क्या करेंगे? तो इसलिए हमें तुरंत आजादी लेना चाहिए। ऐसे चेक के आशा के अनुरूप हमें काम या वेट नहीं करना चाहिए। तो किसकी दृष्टि में? तो यह महात्मा गांधी की दृष्टि में क्रिप्स मिशन एक जो है टूटते हुए बैंक के नाम का उत्तर दिनांकित चेक है, जिसे पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है। इसका ऑप्शन ए होगा, महात्मा गांधी। तो रंगून यांगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके, द्वितीय विश्व युद्ध में उपजी विषम परिस्थितियों में भारतीय समर्थन हासिल करने के लिए जा सके। क्रिप्स मिशन जो क्रिप्स था यह भारत में 3 सप्ताह रहे, मार्च अप्रैल 1942, और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने प्रारूप घोषणा के रूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे जो है टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए जो क्रिप्स प्रस्तावों का प्रावधान था यह भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए नहीं, यह जो भारत के डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी। कौन से स्टेट की? डोमिनियन स्टेट की बात कही गई थी क्रिप्स मिशन में। संविधान निर्मात्री की रचना के लिए, तो हाँ, इसका केवल कथन 2 होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्रिप्स मिशन के तहत युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा दिया जाने का प्रस्ताव था। क्रिप्स मिशन ने संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए भी प्रस्ताव किया था। यह संस्था भविष्य में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक होने अर्थात भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव कर सकती थी। इस प्रकार केवल कथन 2 सत्य है। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी और मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो विंस्टन चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल ने सरकार में मंत्री रहे सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भेजा था। तो इसका ऑप्शन डी होगा, विंस्टन चर्चिल। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी और मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की सरकार में मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो जो क्रिप्स मिशन था एवं जो कांग्रेस था, तो क्रिप्स मिशन वर्सेज कांग्रेस में जो वार्ता हुई थी तो कांग्रेस की तरफ से कौन कौन सा व्यक्ति था उसके बारे में पूछ रहा है। तो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस की आधिकारिक वार्ता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद ने किया था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद ने। तो निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? क्योंकि गांधी जी जब भी कुछ मांगते थे या डिमांड करते थे तो वे बोलते थे कि भाई जो है ऐसा करो नहीं तो हम जो है अनशन कर लेंगे। तो ऐसा जो है लॉर्ड लिथिगो ने बोला था। तो जो लॉर्ड लिथिगो था, लॉर्ड लिथिगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था। वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिथिगो का जो कार्यकाल था यह सबसे लंबा कार्यकाल था। इसका कार्यकाल भारत में वर्ष 1936 से लेकर के 1943 तक था। तो पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका था? तो वह जो लॉर्ड लिथिगो था जो कि 7 वर्ष था। तो 36 से 43 7 वर्ष था। भारत छोड़ो आंदोलन जो था यह जो लॉर्ड लिथिगो के कार्यकाल में ही प्रारंभ हुआ। तो इसका ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड लिथिगो।
तो लॉर्ड लिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था। वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिथगो का जो कार्यकाल था यह भारत में सबसे लंबा था। इनका कार्यकाल भारत में वर्ष 1936 से 1943 तक रहा। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है भारत छोड़ो आंदोलन है। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास मतलब कि अब डेली क्लास आएगी जब मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, तभी जो है यूपीपीसीएस का एग्जाम है, जिसके लिए हम लोग जो है पॉइंटर चालू करेंगे, जिसमें सभी सब्जेक्ट को जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद जो है ज्योग्राफी चालू करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री चालू करेंगे, आराम से चालू करेंगे और सभी पढ़ाया जाएगा। क्योंकि मैं ऑफिस में काम करता हूँ इसलिए लिमिटेड टाइम मिलता है, लेकिन हम जो है डेली क्लास लाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय। इसका हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि, और सब्सक्राइब करिए ताकि जो अगला वीडियो हो उसको आप देख सकें। और नीचे एक टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप ज्वाइन कर लें। ओके, थैंक यू, बाय।